आज हम बिहार में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हाल में एक बड़ा फैसला हुआ है, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, लेकिन सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए। हाँ, ये अहम है। और उधर चुनावों में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब जमीनी स्तर पर वाकई कोई बड़ा बदलाव ला रहा है? यही देखना है। चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते मतदान से। ठीक है। बिहार में ये ट्रेंड तो साफ है कि महिलाएं वोट देने में पुरुषों से आगे रही हैं। हाँ बिल्कुल, आंकड़े यही दिखाते हैं। जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान था 59.7% और पुरुषों का 55.7%। काफी अंतर है। और राज्य के कुल वोटरों में देखें तो करीब करीब आधी महिलाएं ही हैं, 7.64 करोड़ में से। और माना ये जाता है कि इसमें नीतीश कुमार सरकार की वो जो शराबबंदी नीति थी, हाँ शराबबंदी, और दूसरी महिला केंद्रित योजनाएं, उनका असर है। एक हालिया प्री पोल सर्वे भी आया था 2025 का। अच्छा, उसने भी एनडीए की तरफ महिलाओं का झुकाव दिखाया था। हाँ ये दिलचस्प आंकड़े हैं, पर यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। क्या सिर्फ वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाना ही असली सशक्तिकरण का सबूत है? सही सवाल है। ये दिखाता तो है कि राजनीतिक जुड़ाव बढ़ा है, महिलाएं वोट डाल रही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये सामाजिक दबाव है, या सिर्फ वो जो योजनाएं हैं उनका फायदा लेने की इच्छा, या फिर सच में राजनीतिक चेतना? हो सकता है, पर हमें ये भी देखना होगा कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर वो अभी भी पुरुषों से काफी पीछे है। 2021 में करीब 61.8% महिलाएं साक्षर थीं, जबकि पुरुष थे 78.5%। काफी बड़ा गैप है। और फिर बाल विवाह की समस्या। NFHS 5 का डेटा बताता है कि 20 से 24 साल की उम्र की 40% से ज्यादा महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो गई थी। ओह, 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और आर्थिक आजादी की कमी, ये सब चुनौतियां तो बनी हुई हैं। तो सवाल ये है कि ये जो वोट बढ़ रहा है, ये क्या सिर्फ लोक लुभावन नीतियों का असर है, या वाकई सिस्टम में बदलाव की मांग उठ रही है? बिल्कुल, सिर्फ वोट से शायद पूरी कहानी पता नहीं चलती। अच्छा, तो अब आते हैं इस नए आरक्षण वाले फैसले पर। हाँ, ये हालिया घटनाक्रम है। 8 जुलाई 2025 को कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए होगा। ये 2016 की नीति बदली गई है। हाँ, पहले ये सबके लिए था। और इसे नारी शक्ति को मजबूत करने वाला कदम बताया जा रहा है। ये इसलिए भी अहम लगता है क्योंकि बिहार पुलिस बल को देखें तो वहां पहले से ही करीब 25% महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। हाँ, और पंचायती राज में तो 50% आरक्षण है ही। तो ये नया कोटा एक और कदम हुआ। कदम तो है, लेकिन इसमें कुछ पेच है, कह सकते हैं। पहला, ये जो अधिवास का नियम है, डोमिसाइल वाला, हाँ, कि सिर्फ बिहार की निवासी हो। जी, ये गैर बिहारी महिलाओं को बाहर कर देता है। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये योग्यता या निष्पक्षता के लिहाज से ठीक है? हाँ, सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस दिखी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सामान्य वर्ग, खासकर पुरुषों के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू ये है कि सरकारी नौकरियां वो कुल रोजगार का कितना हिस्सा है? बहुत छोटा सा। हाँ, ये बात तो है। बिहार की अर्थव्यवस्था तो ज्यादातर खेती और अनौपचारिक क्षेत्र पर टिकी है, और वहां महिलाओं की भागीदारी कितनी है? PLFS 2022 के हिसाब से सिर्फ 9.1%। सिर्फ 9.1%? जी। जबकि पुरुषों की 53% से ज्यादा है। जी हाँ, और बेरोजगारी दर भी काफी ऊंची है, करीब 7.2% थी 2023 में। तो कोटा जरूरी है, पर सिर्फ सरकारी नौकरियों का कोटा पूरी समस्या का हल नहीं है। और फिर वो तीसरा पॉइंट जिसकी बात आप कर रहे थे, टाइमिंग। हाँ बिल्कुल, 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ठीक उससे पहले ये फैसला। तो राजनीतिक मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। इसे महिला वोट बैंक को पक्का करने का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कई जगहों पर। देखना होगा कि असल इरादा क्या है, सच में सशक्तिकरण या फिर चुनावी यानित। थोड़ा सुविधाजनक तो लगता है ना? हाँ, कह सकते हैं। तो यहाँ मामला वाकई पेचीदा हो जाता है। वोटिंग में महिलाएं आगे, नौकरियों में कोटा मिल रहा है, लेकिन क्या इन सब से आगे बढ़कर असल में महिलाओं की स्थिति, उनकी शक्ति में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो वो अभी भी बहुत सीमित है। सरकारी कोटा अपनी जगह ठीक है, पर प्राइवेट सेक्टर में मौके कहाँ हैं? जरूरी स्किल्स की कमी, ये भी बड़ी बाधाएं हैं। वो जीविका जैसे कार्यक्रम है ना, स्वयं सहायता समूह वाले। हाँ हैं,
जीविका जैसे कार्यक्रम जरूर हैं, लेकिन उनका असर भी मतलब सब जगह एक जैसा नहीं है। और कई बार वो छोटे-मोटे कर्जों तक ही सीमित रह जाते हैं। अच्छा। और सामाजिक बाधाएं वो तो बहुत गहरी हैं। पितृसत्ता, बाल विवाह जिसकी हमने बात की, लिंग के आधार पर हिंसा, ये सब आज भी मौजूद हैं। और राजनीति में भी 50% आरक्षण के बावजूद। हाँ, पंचायती राज में 50% आरक्षण तो है, पर कई बार देखा जाता है कि महिला प्रतिनिधि नाम की होती हैं और फैसले उनके घर के पुरुष सदस्य ले रहे होते हैं, जिसे मुखिया पति या सरपंच पति कल्चर कहते हैं ना। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो सवाल यही है कि ये कोटा सिर्फ दिखावटी रह जाता है या सच में कोई ताकत देता है? वक्त बताएगा। लेकिन मंशा पर शक, खासकर चुनावी टाइमिंग को देखते हुए, वो तो स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर क्या समझें? बिहार में कोशिशें तो दिख रही हैं, महिलाओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना, सरकारी नौकरियों में जगह देना। सरकार उन्हें एक अहम वोटर ग्रुप मान रही है। हाँ बिल्कुल, ये कागज पर तो सशक्तिकरण के कदम दिखते हैं, राजनीतिक लामबंदी बड़ी है, प्रतिनिधित्व सांकेतिक रूप से बड़ा है। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, तो वो जो असल आर्थिक ताकत है, सामाजिक बराबरी है, या सच में अपने फैसले खुद लेने की राजनीतिक शक्ति है, वो अभी भी बिहार की ज्यादातर महिलाओं के लिए मतलब एक तरह से दूर की कौड़ी लगती है। शिक्षा, रोजगार के अलग अलग मौके और ये जो गहरी जड़ें जमाई हुई पितृसत्ता है, इन संरचनात्मक बाधाओं का हल सिर्फ कोटा नहीं हो सकता। तो ये हालिया कदम, ये असली इरादे और चुनावी गणित का मिक्सचर लगते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, और फिलहाल ऐसा लगता है कि इसमें चुनावी गणित का पड़ला शायद थोड़ा भारी है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जब किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर मौके मिलते हैं, जैसे वोट डालने का मौका या नौकरी पाने का मौका, तो ये मौके बड़े पैमाने पर मतलब पूरे समाज और अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदलने में कितने असरदार हो पाते हैं, खासकर तब जब वो पुरानी व्यवस्थागत बाधाएं अपनी जगह बनी हुई हों। सही कहा, इस पर सोचने की जरूरत है।